नमस्ते बच्चों, आज हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से सेकंड वीडियो लेक्चर देखने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में हमने देखा था प्लेन पोलराइज्ड लाइट, उसका हम एक्सपेरिमेंट देखा था, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं एंड लिवो रोटेटरी सब्सटेंस क्या होते हैं। आज हम नेचुरल एग्जाम्पल्स देखेंगे एक एक लिवो रोटेटरी सब्सटेंस का एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस का। उसके बाद हम देखेंगे कि स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है, उसे ऑप्टिकल रोटेशन भी बोलते हैं। उसके बाद मोलिकुलर सिमेट्री क्या होती है, असिमेट्री क्या होती है, कायरल मोलिक्यूल किसे कहते हैं, कायरल कार्बन किसे कहते हैं, कायरल कार्बन होने के बावजूद भी मोलिक्यूल कायरल क्यों नहीं है, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री देखेंगे और सुपर इम्पोजिबल एंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस क्या होती है। और इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन कंपाउंड्स में ये ओवरलैप रूल, यानी कि ओवरलैप करके हम मिरर इमेजेस कैसे चेक कर सकते हैं, ये सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 02। चलो एक एग्जांपल हम लेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस का। आपने लेक्चर फर्स्ट देखा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से, द सब्सटेंस or the optical active substance which rotates the plane of PPL in clockwise direction or on right side is called as dextrorotatory substance। यहाँ पे हम नेचुरल एग्जांपल देखने वाले हैं। नेचुरल एग्जांपल यानी कि हम एक एग्जांपल ऐसा लेंगे, इसका द लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, ये लैक्टिक एसिड कहाँ से प्रोड्यूस होता है, तो वो एग्जाम्पल जो हम यहाँ देखने वाले हैं, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला हम आज के लेक्चर में देखने ही वाले हैं, यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं देखने की। लैक्टिक एसिड विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मसल टिश्यूज, विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मसल टिश्यूज कैन रोटेट, मसल टिश्यूज रोटेट plane of PPL, plane polarized light in right side, that is in clockwise direction, or that is in clockwise direction. Hence it is dextro, DEXTRO, dextrorotatory lactic acid, और इट इज प्लस और डी डैश, डी यानी कि डेक्स्ट्रो, नॉट कैपिटल डी। कैपिटल डी हम बायोमोलिक्यूल्स में देखने वाले हैं, यहाँ पे स्मॉल डी होगा, स्मॉल डी, एंड हम बाद में लिखेंगे लैक्टिक एसिड। ओके, ये नेचुरल एग्जांपल है, लेकिन लैक्टिक एसिड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड है बच्चों। लैक्टिक एसिड का डेक्स्ट्रो फॉर्म भी होगा, उसी समय उसका लिवो फॉर्म भी होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर हम जो लैक्टिक एसिड देख रहे हैं, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मसल टिश्यूज, इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मसल टिश्यूज। मसल टिश्यूज से जो लैक्टिक एसिड एक्सट्रैक्ट होता है दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। ओके, लैक्टिक एसिड प्रिपरेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, हम उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखने वाले हैं। उसके बाद एक एग्जांपल आता है लिवो रोटेटरी सब्सटेंस का, यानी कि सब्सटेंस विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ पीपीएल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे अल्कोहल का, इट इज 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-OL, 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-OL। ओके, आप इसे देख लो एक बार, आप इसका स्ट्रक्चर बना लो। ये क्या करता है, इट इज द और विच इज बाय प्रोडक्ट ऑफ, इट इज बाय प्रोडक्ट ऑफ fermentation of starch into ethyl alcohol, fermentation of starch into ethyl alcohol rotates plane of PPL, rotates plane of PPL in left side or anti-clockwise direction, therefore आप इसे पूरा लिख लो, therefore it is called as
इट इज कॉल्ड एज लिवोरोटेटरी 2-methyl-butane-1 OL, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइनस और स्मॉल यल के बाद क्या लिखना है 2-methyl-butane-1 OL। इसके भी दो फॉर्म्स होने वाले हैं। इट इज ऑल्सो आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर, एक डेक्स्ट्रो अनदर वन लिवो, लेकिन दैट 2-methyl-butane-1 OL विच इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फर्मेंटेशन ऑफ स्टार्च इनटू इथाइल अल्कोहल। आपको मालूम है इथाइल अल्कोहल कैसे बनाते हैं हमारे फैक्ट्रीज में, तो फर्मेंटेशन करते हैं स्टार्च का। स्टार्च यानी कि आप ग्लूकोज ले लो, इसके बहुत सारे फैक्ट्रीज होते हैं जो स्टार्च का फर्मेंटेशन करके इथाइल अल्कोहल बनाते हैं। उस समय उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है दैट इज 2-methyl-butane-1 OL। दैट 2-methyl-butane-1 OL इज लिवोरोटेटरी, दैट इज इट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ PPL इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दैट इज द एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल एग्जांपल्स ऑफ लिवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी सब्सटेंस। इसके बाद हमने यहाँ पे देखा नहीं है कि इन सब्सटेंसेस ने PPL के प्लेन को कितने डिग्री से रोटेट किया। 10 डिग्री, -10 डिग्री, +20, -20, हमने इसको कुछ भी नहीं देखा है। इसलिए ये पूरे वैल्यूज अगर हमें अच्छे तरीके से देखने हैं तो नया कंसेप्ट हमें देखना होगा दैट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन अगर हम साइंटिफिक वे में, मैथमेटिकल वे में इस रोटेशन को देखेंगे तो उस कंसेप्ट का नाम क्या है स्पेसिफिक रोटेशन। इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल रोटेशन के नाम से भी जानते हैं। स्पेसिफिक रोटेशन इट्स रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। ओके, इसके बारे में हम क्या देखेंगे, टू एक्सप्रेस ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन मीनिंगफुल वे। ऐसा नहीं कह सकते कि इसने इसको राइट हैंड साइड घुमाया। अगर दो सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसमें से कौन सा सब्सटेंस बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिकल एक्टिव है, कौन सा सब्सटेंस बहुत ऑप्टिकल एक्टिव होगा, विच रोटेट्स द प्लेन ऑफ PPL इन मोर डिग्रीज, जो ज़्यादा घुमाएगा दैट इज मोर ऑप्टिकल एक्टिव। इसलिए इसे हमने वैल्यूज में देखना है, मैग्नीट्यूड में देखना है, तो हम क्या करेंगे टू एक्सप्रेस द रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन इन मोर मीनिंगफुल वे, बहुत ही अच्छे तरीके न्यूमेरिकल वैल्यू में देखेंगे तो हमें कंसेप्ट लेना होगा स्पेसिफिक रोटेशन। इसलिए कुछ टर्म्स हमें स्पेसिफाई करने होंगे, जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन, लेंथ, लाइट, इसे हमें स्पेसिफिक करना होगा। तो उस समय जब हम पूरे कंसेप्ट्स को, लेंथ, कॉन्सेंट्रेशन, लाइट को स्पेसिफिक वैल्यूज देंगे, स्टैंडर्ड वैल्यूज फिक्स करेंगे, उस समय हम स्पेसिफिक रोटेशन को ऑप्टिकल रोटेशन भी बोल सकते हैं। ओके, समझ में आया? इसके डेफिनेशन अगर हम देखेंगे, डेफिनेशन इन साइंटिफिक वे, तो क्या देखेंगे, हमने बहुत सारे वैल्यूज क्या किए हैं, स्पेसिफाई किए हैं। वैल्यू स्पेसिफाई किए यानी क्या किए, हमने सब्सटेंस ग्राम में लिया, सॉल्यूशन ml में लिया, और जिस ट्यूब में हमने देखा है पोलरिमीटर ट्यूब, पिछले वाले लेक्चर में पोलरिमीटर की ट्यूब की लेंथ हमने डेसीमीटर में ले ली, और जो लाइट हमने यूज़ किया है, लाइट PPL की लाइट, उस लाइट का नैनोमीटर यानी वेवलेंथ हमने लिया है 589.6। इट इज़ द सोडियम वेपर लैम्प। इतना सब कुछ हम जब स्पेसिफाई करेंगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, स्पेसिफिक रोटेशन की साइंटिफिक डेफिनेशन, मीनिंगफुल डेफिनेशन, द नंबर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन ऑब्जर्व्ड, द नंबर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन, नंबर्स ऑफ डिग्रीज ऑफ रोटेशन, कितने डिग्री से इसने इसको रोटेट किया, रोटेशन ऑब्जर्व्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस को हम सैंपल भी बोल सकते हैं बच्चों, सैंपल जो हमने पोलरिमीटर ट्यूब में फिलअप किया था। ऑब्जर्व्ड बाय 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस इन 1 ml ऑफ सॉल्यूशन भी कितना है, सॉल्यूशन भी 1 ml ही है। देखो बच्चों, ये जो रोटेशन है, ये रोटेशन डिग्री में हम कैलकुलेट करेंगे, इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड हम डिग्री में लेंगे, आइदर प्लस और माइनस। कब लेंगे, जब 1 ग्राम सब्सटेंस 1 ml सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे, और ये जब हम उस पोलरिमीटर ट्यूब में फिलअप करेंगे
तो विथ लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, और ट्यूब भी बोल सकते हो आप, वो पोलैरिमीटर ट्यूब ही होगी इस एक्सपेरिमेंट में, विथ लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर मीन्स मीटर का 10th स्मॉल पोर्शन, इन डेसीमीटर दैट इज 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इन डेसीमीटर। अब ये सब कुछ स्पेसिफाई हो गया। उसके बाद लाइट को भी स्पेसिफाई करना है। जो लाइट हम यूज करेंगे उस लाइट को हम बोलेंगे यूजिंग डी लाइट यानी कि द लाइट ऑफ वेवलेंथ 589.6 नैनोमीटर। ये इसकी वेवलेंथ है बच्चों, इट इज द वेवलेंथ। ये सब कुछ होगा तो इट इज ये इतना विजिबल रेंज है ना बच्चों, आप फिजिक्स से जानते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से आप बता सकते हो, इट इज विजिबल रेंज। और ये सोडियम वेपर लैम्प की वेवलेंथ हो सकती है। इतना सारा स्पेसिफिक जब हम करेंगे और एट ए स्पेसिफिक और स्पेसिफाइड टेम्परेचर ऑल्सो, टेम्परेचर को भी फिक्स करेंगे, तब जाके द वैल्यूज आर कॉल्ड स्पेसिफिक रोटेशन। इसका अगर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, नोटेशन देखेंगे, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा डिवाइड बाय सी इंटू एल। यहाँ अल्फा क्या है? अल्फा क्या है बच्चों? अल्फा इज द स्पेसिफिक रोटेशन, थीटा इज द डिग्रीज रोटेशन इन डिग्री बोलेंगे हम उसे, रोटेशन इन डिग्रीज, रोटेशन इन डिग्रीज। सी ए क्या है? सी एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन यानी कि फिर एक बार देखो, द सब्सटेंस जो हमने पोलैरिमीटर ट्यूब में फिलअप किया है उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन इन कॉन्सेंट्रेशन ग्राम पर ml, इन ग्राम पर ml। और ये लेंथ क्या है? इट इज लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब, इट इज लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब। आपको अगर पोलैरिमीटर ट्यूब मालूम नहीं तो आप पहला लेक्चर जरूर देखो। लेंथ ऑफ पोलैरिमीटर ट्यूब इन डेसीमीटर, ये सब कुछ हमने स्पेसिफाई किया है। तब जाके जो वैल्यूज इस अल्फा के आएंगे उसे हम बोलेंगे स्पेसिफिक रोटेशन। इसको और एक मीनिंगफुल वे में एक्सप्रेस करते हैं इस तरह से, स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा लेंगे, नीचे डी लिखेंगे, ऊपर 25 लिखेंगे और समझो इट इज प्लस 6.9 डिग्रीज। तो इस सब का मीनिंग क्या है? देखो, इस सब का मीनिंग ये है, अल्फा स्पेसिफिक रोटेशन है, पॉजिटिव 6.9 डिग्री, पॉजिटिव 6.9 डिग्री यानी कि बच्चों आइदर इट इज लिवो रोटरी और इधर इट इज डेक्स्ट्रो रोटरी। प्लस का मीनिंग होता है दैट सब्सटेंस रोटेट्स द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, हेंस इट इज लिवो रोटेटरी। इस सब्सटेंस ने, इस यानी कि जो सब्सटेंस हमने उस पोलैरिमीटर ट्यूब में भर के रखा है वो ऑप्टिकल एक्टिव तो है ही बच्चों, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव अगर नहीं होता तो ये 0 डिग्री होता है आंसर। इसने उस पीपीएल के प्लेन को, इसलिए हमने लाइट का यूज किया है डी लाइट यानी कि लाइट ऑफ सोडियम वेपर लैम्प हैविंग वेवलेंथ 589.6 नैनोमीटर। तो एट टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर डी लाइट का यूज करके उस सब्सटेंस ने प्लेन ऑफ पीपीएल को पॉजिटिव 6.9 डिग्री से घुमाया। ये सब कुछ ये दिखाता है, इट इज द स्पेसिफिक रोटेशन। ओके, डी लाइट क्या होती है? डी लाइट वो होती है जो सोडियम वेपर लैम्प होता है, उसका वेवलेंथ होता है 589.6 एट 25 डिग्री सेल्सियस, इसलिए हम इसे डी लाइट बोलेंगे। कोई सब्सटेंस इसको प्लस 20 डिग्री से घुमा सकता है, कई सब्सटेंस माइनस से घुमा सकते हैं, माइनस से घुमा देंगे तो वो क्या होंगे? लिवो रोटेटर होंगे। ये डी डेक्स्ट्रो नहीं है बच्चों, ये डी लाइट के लिए है। ओके, चलो इसके बाद हम क्या देखेंगे? तो इसके बाद हम देखने वाले हैं ये सब ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी कि स्टीरियोकेमिस्ट्री का एक भाग है। ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, इसलिए हम 5 मिनट में इसकी हिस्ट्री देखेंगे और हिस्ट्री देखने के बाद हम आगे बहुत सारे कंसेप्ट्स देखने वाले हैं। सबसे पहली बार इसे लुइस पास्चर ने ऑब्जर्व किया था इन 1848 में। इन 1848 ड्यूरिंग सम एक्सपेरिमेंट लुइस पास्चर ऑब्जर्व द फर्स्ट टाइम द स्टीरियोकेमिस्ट्री रिलेटेड टू द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इन
1848, आप इसे हेडिंग बना लो, हिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, हिस्ट्री फॉर डेवलपमेंट ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इन 1848 फर्स्ट टाइम द साइंटिस्ट, इनका नाम आपने सुना है, लुईस पास्चर, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द optical rotation, observe the optical rotation during study of substance, like, इस समय इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक सब्सटेंस लिया था, उसके स्टडी करते समय सब्सटेंस का नाम यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस था, दैट इज द सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट, लाइक सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट। इसके भी फॉर्मूले की ज़रूरत आपको नहीं है, बहुत सारी बातें हम क्यों नहीं बताते, आप बहुत भी स्टडी करते हो, इसलिए इसका फॉर्मूला आगे आने ही वाला है। तो इस प्रकार के सब्सटेंस का स्टडी करते समय लुईस पास्चर को ऑब्जर्व ये हुआ कि सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट के भी दो फॉर्म्स हैं, दोनों के केमिकल फार्मूले सेम, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, दोनों के IUPAC नेम बहुत से, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, फिर भी ये एक बात में डिफरेंस दिखाता है, दैट इज डिफरेंट टूवर्ड्स द रोटेशन ऑफ प्लेन ऑफ PPL। इसके दो फॉर्म्स इस तरह से इन्होंने बताया कि ये ऑप्टिकल एक्टिव क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके दो फॉर्म्स ऑब्जर्व हो रहे थे और उसको उन्होंने नाम दिया डेक्स्ट्रो एंड लिबोरेटरी सब्सटेंस। ये क्या कर रहा था, इसमें से एक फॉर्म प्लेन ऑफ PPL को राइट हैंड साइड घुमा रहा था, एक सब्सटेंस प्लेन ऑफ PPL को लेफ्ट हैंड साइड घुमा रहा था। इसलिए उसके बाद क्या हुआ, देखो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया और ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का पहला फाउंडेशन है, और ये दो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं है, केमिकल फॉर्मूला सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, बाकी सारी बातें सेम, लेकिन दो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये भी हम देखने वाले हैं। लाइक सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट विच आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस थे। मिरर इमेजेस तो इमेजिन करना आना चाहिए, मैं बताऊंगा अभी आपको 3D फॉर्म में बताऊंगा। चलो, इसलिए it led to foundation of stereochemistry। स्टीरियोकेमिस्ट्री की शुरुआत यहां से हुई ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट बाय लुईस पास्चर। इस समय क्या हुआ, इन्होंने प्लेन ऑफ PPL को दोनों सब्सटेंस से पास किया। फिर एक बार एक्सपेरिमेंट को आप याद करो, ऑर्डिनरी लाइट से हमने बनाया था, PPL बनाया था निकोल्स प्रिज्म का यूज़ करके। यहाँ से हम PPL से शुरुआत करेंगे। इन्होंने क्या किया, लुईस पास्चर ने और बहुत सारे साइंटिस्ट ने उसके बाद इस सोडियम अमोनियम टार्ट्रेट को पोलर इमिटर ट्यूब से पास किया, यानी कि यूज़ किया, इसको पोलर इमिटर ट्यूब में भर के रखा, दोनों सब्सटेंस अलग अलग, यानी कि एक मिरर इमेज, इस साइड की मिरर इमेज एक पोलर इमिटर ट्यूब ने, दूसरी मिरर इमेज दूसरे पोलरिमीटर ट्यूब में, यानी दो सब्सटेंस अलग अलग ट्यूब में फिलअप किए, उससे PPL के प्लेन को पास किया। एक ने क्या किया, एक ने PPL के प्लेन को राइट हैंड साइड रोटेट किया। समझो, सपोज इसने इसको +x डिग्री से राइट हैंड साइड घुमाया। सिमिलरली एट द सेम टाइम उसका जो आइसोमर था, ऑप्टिकल आइसोमर, उसने PPL के प्लेन को उतने ही डिग्री से घुमाया, लेकिन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये होगा -x। तो अगर इस सब्सटेंस ने PPL के प्लेन को +20 डिग्री से घुमाया होगा, तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर ने उसी प्लेन ऑफ PPL को -20 डिग्री से घुमाया है। इसलिए इस पूरे कंसेप्ट को फिर एक नया नाम दिया गया, इट इज कॉल्ड एज कॉन्फिगरेशन। क्या नाम दिया, इट इज द कॉन्फिगरेशन। ओके, ये हो गया कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म का प्रकार हो गया। क्या होता है, देखो, टू मिरर इमेजेस ऑफ सेम सब्सटेंस विच आर ऑप्टिकल आइसोमर्स कैन रोटेट द प्लेन ऑफ PPL इन
प्लेन ऑफ पीपीएल विथ सेम मैग्नीट्यूड, एक ही वैल्यू आती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन व्हेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज सेम। अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, इसका यानी कि वो पोलरिमीटर ट्यूब में जो हमने सब्सटेंस भर के रखा है उस सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं है, तो ये वैल्यू सेम नहीं आने वाली है। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम तो वैल्यू सेम आने वाली है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म। ये भी नाम सामने आया बाय द स्टडी ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्टडी ऑफ सच सब्सटेंसेस। उसके बाद हम देखेंगे कि मोलिकुलर सिमेट्री, मोलिकुलर असिमेट्री क्या होती है। असिमेट्री यानी कि किसी भी प्रकार से सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार से सिमेट्री का कोई भी प्रकार इसमें नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में कि असिमेट्री होती क्या है। असिमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए हमें जानना होगा कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल मॉलिक्यूल्स, कई बच्चे इसको चिराल मॉलिक्यूल्स भी बोलते हैं। ओके, आप कोई भी नाम दो, स्पेलिंग एक ही लिखो, कायरल मॉलिक्यूल्स। हम किसे कायरल मॉलिक्यूल्स बोलेंगे, हम यहाँ पे ऑर्गेनिक सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे बच्चों, कोई भी सब्सटेंस ले लोगे। अगर हम कायरल मॉलिक्यूल की डेफिनेशन देखेंगे, इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में नहीं आती है। द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजिबल, डेफिनेशन देखो, द मॉलिक्यूल्स विच आर नॉन, ये बहुत ही बढ़िया शब्द है, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऑन their mirror images, on their mirror images are called as chiral molecules. Okay, are called as chiral molecules. आगे वाला आप लिख लो। इसके एग्जांपल्स बहुत ही अच्छे हैं, इसकी शुरुआत तो यही से होती है। मेरा ये राइट हैंड है, आपको शायद लेफ्ट लगता होगा, लेकिन इसकी मिरर इमेज क्या होने वाली है, ये इसकी मिरर इमेज है। इसलिए देखो, चलो मिरर इमेज में बच्चों, मिरर इमेज में इस साइड का सब्सटेंस इस साइड आने वाला है। अगर मेरा हाथ ऐसा हो तो ये यहाँ पे ऐसा नहीं होगा ना, ये इस तरह से घुमाए तो ये इस तरह से घूमेगा। ओके, ये दोनों मिरर इमेजेस है, लेकिन इस साइड का अंगूठा इस साइड नहीं आने वाला है, पीछे वाला अंगूठा आगे नहीं आने वाला, इस साइड की हमारी उंगली यहाँ पे आने वाली नहीं है। तो मिरर इमेजेस में तो ये मेरा राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, बोथ आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। अगर ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस नहीं है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस अगर नहीं है तो हम सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं, बहुत अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो कायरल मॉलिक्यूल कौन है, तो उस मॉलिक्यूल्स के हमें मिरर इमेजेस देखने हैं। पहली बात ये है कि इसकी मिरर इमेज ये है और इसको एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। ऊपर रखने के बाद अगर ये एक जैसे फिट नहीं होते तो हम उसे बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो फिट नहीं होते यानी कि क्या नहीं होते, तो हमें क्या देखना है, देखो चलो, ये मैंने इस तरह से पकड़ा, इसको इस तरह से नहीं पकड़ना है, इसका भी ये वाला भाग इसको ऐसे पकड़ना है, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। देखो मेरा एक लेफ्ट साइड का अंगूठा यहाँ पे आ रहा है और राइट साइड का अंगूठा इधर आए, दे आर नॉट सुपर इम्पोज, एक दूसरे को फिट नहीं आ रहे हैं, इसे हम बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल। ओके, इट इज कॉल्ड आल्सो हैंडेडनेस। उसके बाद जो कंसेप्ट आने वाला है हम हैंडेडनेस बोलेंगे, क्योंकि ये शुरू होता ही हाथ से है। मालूम हो रहा है आपको? इसके देखो, अगर हम शूज़ लेंगे, हमारे जूते लेंगे, अगर हम हमारे हैंड ग्लोव्स लेंगे, हैंड ग्लोव्स, तो हैंड ग्लोव्स एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं होते हैं। शूज़, जूते, हैंड ग्लोव्स, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ, जनरल एग्जांपल्स ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स। कायरल मॉलिक्यूल्स बोल रहा हूँ मैं, ओके, कायरल सेंटर नहीं बोल रहा हूँ, उसके बारे में हम आगे देखेंगे। एग्जांपल्स आपने लिख लिए। उसके बाद हम देखेंगे कायरलिटी। कायरलिटी और इसे हैंडेडनेस भी बोलते हैं, हैंडेडनेस। ओके, ये शुरुआत ही होता है हैंड से, इसे हम देखेंगे हैंडेडनेस भी बोलेंगे। कायरलिटी का मतलब इस सारे प्रोसीजर को कायरलिटी बोलते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर इम्पोजेबिलिटी इज कॉल्ड एज कायरलिटी। द प्रॉपर्टी आप इसे लिख लो, प्रॉपर्टी ऑफ नॉन सुपर
imposability, the property of non superimposability on each other or its mirror images are called as, is called कायरलिटी। ओके, इसके एग्जांपल्स देखने की जरूरत नहीं। इस पूरे मॉलिक्यूल को हम बोलेंगे कायरल मॉलिक्यूल और सारे प्रोसीजर को बोलेंगे कायरलिटी और हैंडेडनेस आल्सो। लेकिन इसका कंसिडरेशन हम मिरर इमेजेस के बाद ही करेंगे। एक ही इमेज है तो हम उसके बारे में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म देख ही नहीं सकते, दो इमेजेस होने ही चाहिए। और हम आगे देखेंगे अकायरल मॉलिक्यूल, स्पेलिंग एक साथ ही है, ए कायरल मॉलिक्यूल नहीं, अकायरल मॉलिक्यूल। ओके, ए को सी के साथ जोड़ना है। अकायरल मॉलिक्यूल किसे बोलेंगे? इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू chiral molecule, the molecules which are superimposable on their mirror images, the molecules which are superimposable on its mirror images, okay, on its mirror images are called as achiral molecules। इसका एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? चलो देखो, एक पेन है, इसकी मिरर इमेज क्या होने वाली है? इसकी मिरर इमेज तो यही होने वाली है। तो इसके मिरर इमेज को यहाँ पे अगर हम फिट करेंगे तो दे कैन फिट्स ऑन ईच अदर, हेंस इट इज सुपर इम्पोजिबल। अगर और कुछ एग्जांपल हम लेंगे तो चलो एग्जांपल हम लेंगे इस हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन नहीं है ये, इसकी मिरर इमेज क्या है? इसकी मिरर इमेज ये है, और ये इसके ऊपर ऐसे एंगल रखेंगे तो भी फिट हो सकता है। ये इसकी मिरर इमेज ये है, मैंने इसे ऐसा किया, इसे ऐसा किया, ये दोनों को अगर एक दूसरे के ऊपर मैं रखूंगा, इट कैनॉट फिट्स ऑन ईच अदर, इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल, इट इज सुपर इम्पोजिबल। और अकायरल मॉलिक्यूल अगर होता है तो इसको ऑप्टिकल आइसोमर नहीं बोलते हैं। ओके, चलो आपको मालूम हो गया कायरल मॉलिक्यूल क्या है, कायरलिटी क्या है और अकायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे ये जो सब्सटेंसेस थे, उस सब्सटेंस का स्टडी करते समय ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की फाउंडेशन हो गई। और जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की स्टडी की गई तो ऐसा पता चला कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वो सब्सटेंस दिखाएंगे जो सब्सटेंस कायरल हैं। अगर कायरल मॉलिक्यूल नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। कायरल मॉलिक्यूल यानी कि इसके दो मिरर इमेजेस एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होने चाहिए। ओके, आपको नॉन सुपर इम्पोजिबल मालूम हो गया? अगर नहीं तो फिर एक बार वीडियो को रिवाइज करो और देखो। दिस स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स रिवील्स दैट, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जब स्टडी कर रहे थे, इस स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे थे, तो इस स्ट्रक्चर की स्टडी के दौरान ये मालूम हो गया कि सभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को कायरल होना ही है, वो कायरल होने ही चाहिए। ओके, तो चलो उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कायरल कार्बन क्या होता है और असिमेट्रिक कार्बन एटम क्या होता है। कायरल कार्बन और इसे कई बार असिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोलते हैं, असिमेट्रिक कार्बन एटम। ओके, असिमेट्रिक बच्चों फिर एक बार मैं बोलता हूँ, ए और सिमेट्रिक अलग नहीं करना है, ए सिमेट्रिक नहीं बोलना है, इट इज असिमेट्रिक कार्बन एटम। यहाँ से शुरुआत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, और हमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बहुत ही बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही देखना होता है। तो किसे बोलेंगे कायरल कार्बन? तो डेफिनेशन आप लिख लो, द कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड इज कॉल्ड एज एन कायरल कार्बन। जिस कार्बन एटम को 4 चारों भी ग्रुप्स, चारों भी एटम्स अगर अलग हो तो उसे हम कायरल कार्बन एटम बोलते हैं, या फिर असिमेट्रिक कार्बन एटम। अगर आप डेफिनेट लिखना चाहोगे तो लिखो, द कार्बन एटम टू विच 4 डिफरेंट एटम्स और 4 डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स इज अटैच्ड इज कॉल्ड एज कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन एटम। उस प्रकार के कार्बन को, जिस कार्बन को चारों ही ग्रुप अलग अलग अटैच हो गए हैं, उस प्रकार के कार्बन को एक स्टार से डोनेट करते हैं, उसके ऊपर स्टार लिखते हैं, इस स्टार को बोलते हैं अस्टेरिस्क। क्या बोलते हैं? अस्टेरिस्क। अस्टेरिस्क यानी कि कायरल कार्बन, इट इज असिमेट्रिक कार्बन होता है। इस प्रकार के कार्बन को और इस प्रकार के केमिस्ट्री को, इस प्रकार के आइसोमेरिज्म को और सेंटर को
सेंटर पर कार्बन है, उस कार्बन को चारों तरफ से अलग अलग ग्रुप अटैच हो गए हैं, ग्रुप होंगे या फिर एटम्स भी हो सकते हैं, तो उस सेंटर को हम इस प्रकार के भी नाम देते हैं स्टीरियोजेनिक सेंटर, स्टीरियोजेनिक सेंटर। और इन शॉर्ट इसे स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं। किससे करेंगे बच्चों? द कार्बन विच इज अटैच्ड टू 4 डिफरेंट एटम्स और 4 डिफरेंट ग्रुप्स, उस प्रकार के सेंटर को स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोलेंगे और इन शॉर्ट स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। ओके, इसके बारे में मालूम हो गया। कार्बन को चारों ग्रुप्स अगर अलग अलग हो तो उसे असिमेट्रिक कार्बन बोलेंगे। उस कार्बन के ऊपर स्टार लगाएंगे, स्टार का मतलब होता है एस्टेरिस्क, उस प्रकार के कार्बन को स्टीरियो सेंटर भी बोलेंगे और उसी प्रकार के कार्बन को हम स्टीरियोजेनिक सेंटर भी बोल सकते हैं। इसके एग्जांपल्स हम बहुत सारे ले सकते हैं, आप भी बना लो। तो चारों ग्रुप्स अगर अलग अलग हो तो कार्बन को 4 बॉन्ड्स तो होने चाहिए। अगर कार्बन को 4 बॉन्ड्स होने चाहिए तो कार्बन sp3 होना चाहिए, इसलिए sp3 का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल 109.5 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होता है। तो इसको फिशर में नहीं देखेंगे, इसको हम 3D फॉर्म में ही देखेंगे। तो कार्बन इस तरह से होना चाहिए, एक, ये 2, ये और इस प्रकार से, या फिर ऐसे भी हो सकता है, ये ऊपर यहाँ पे 2 और ऐसे, ये चारों ग्रुप्स अलग अलग होने चाहिए। तो उस कार्बन को हम कायरल कार्बन बोलेंगे और ये कार्बन पॉसिबिलिटी है कि ये ऑप्टिकल एक्टिविटी दिखा सकता है। सारे क्वेश्चंस इसके ऊपर इस तरह से ही बनते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। इसके लिए हमें पूरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म 4-5 लेक्चर का पढ़ना बहुत ही जरूरी है बच्चों। आपको मार्क्स तो ऐसे आएंगे, 4-5-6 लेक्चर होने के बाद एक क्वेश्चन बनेगा और पूरे सीरीज होने के बाद उसके बारे में आप बहुत कुछ जानोगे। एक एक लेक्चर में कुछ भी नहीं बनेगा, हम 10 मिनट के 5 मिनट की वीडियो नहीं बना सकते हैं। पूरा फंडामेंटल मालूम होने के बाद ये सुपर ट्रिक्स काम करते हैं। तो चलो अब हम एग्जांपल्स लेंगे असिमेट्रिक कार्बन के। एक एग्जांपल ये है ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन। ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो मीथेन बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो इथेन, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा। सी ये मीथेन का डेरिवेटिव है बच्चों। मीथेन में 4 कार्बन होते हैं, इसमें से 3 कार्बन को निकाल के हमने ब्रोमीन क्लोरीन फ्लोरीन लगाया है, तो CH Cl Br लिखेंगे। ओके, देखो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके ऊपर H लिखेंगे, यहाँ पे अगर Br को लिखो, यहाँ पे Cl को लिखो और इस साइड पर फ्लोरीन को लिखो। इसकी अगर आप मिरर इमेज बनाएंगे बच्चों, मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज इस तरह से आ सकती है। ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, मिरर इमेज में ऊपर वाला नीचे नहीं आता है। लेफ्ट का राइट हैंड साइड पर जाता है, पीछे वाला आगे नहीं आता है मिरर इमेज में। लेफ्ट वाला राइट साइड पर, राइट साइड वाला लेफ्ट साइड पर आता है इन मिरर इमेजेस, इसलिए ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर देखो ये Br इस साइड आ जाएगा और ये क्लोरीन इस साइड पर आ जाएगा और फ्लोरीन इस लेफ्ट हैंड साइड आ जाने वाला है। ये मिरर है बच्चों, ये मिरर है। दिस टू आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, और इस कार्बन के ऊपर हम स्टार बनाएंगे, इसका मतलब है एस्टेरिस्क, इट इज एन स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियो सेंटर और कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन है। इसके बाद हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को पढ़ने वाले हैं। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक तो हम अभी एग्जांपल्स देखने वाले हैं, वो सभी एग्जांपल्स हैं। हम इसके बाद नीचे इसको इस तरह से लिखो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। ये दोनों मैं एक बार फिर लिख लूँ, Br यहाँ पे है Cl और यहाँ पे फ्लोरीन। ये नॉन सुपर इम्पोजेबल कैसे चेक करने, देखो इसको उठाना है इस तरह से, ऐसे उठाना है और इसके ऊपर फिट बैठाना है। तो अगर हम इसको ऐसे उठाएंगे और यहाँ पे बिठाएंगे, सिर्फ H एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, कार्बन एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये Br यहाँ पे आएगा, ये Cl यहाँ पे आएगा और ये फ्लोरीन यहाँ पे आएगा, तो एक दूसरे के ऊपर फिट नहीं बैठेंगे। इट इज दी, देखो मैं स्ट्रक्चर आपके लिए बना के लाया हूँ। ये है हमारा ये वाला स्ट्रक्चर, आपको दिख रहा है शायद, ये ब्लैक बोर्ड ब्लैक है, ये वाइट कुछ अगर दिखता हो तो इसको नहीं, मैं इसको लूँगा। ओके चलो, इसको हम हर बार H ही लिखेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर है, इस प्रकार का है। ये टेट्राहेड्रल है, ये H है, ये कार्बन है, इसको हम ब्रोमीन बोलो, इसको आप क्लोरीन बोलो, इसको आप फ्लोरीन बोलो।
इसकी मिरर इमेज क्या होने वाली है, अगर ये इसकी मिरर इमेज, मैं अभी बोल रहा हूँ ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, ये वाला इस साइड आने वाला है, ये वाला उस साइड जाने वाला है, और पीछे वाला पीछे ही रहने वाला है बच्चों, तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस प्रकार से बनेगी, है ना। ये वाला ब्रोमीन इस साइड जाने वाला है, तो इट इज मिरर इमेज। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज से, पीछे वाला पीछे ही रहेगा, ऊपर वाला ऊपर ही रहेगा, लेकिन राइट साइड वाला लेफ्ट साइड आ जाएगा और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड से। ये दोनों के मैंने मिरर इमेजेस बना के रखे हैं। तो अगर मैं इसको उठाऊंगा और इसके ऊपर रखूंगा तो सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ बी आर के ऊपर बी आर नहीं आ रहा है, तो इसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। अब सुपर इम्पोजेबल भी हम देखेंगे। सुपर इम्पोज क्या देखना है, ये पेन देखना है, ये इसकी मिरर इमेज इसी तरह से दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। इट इज द नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। और इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं, आप लिख लो, मैं बता दूंगा एक। उसके बाद हम देखेंगे 2-क्लोरोब्यूटेन, इसके आप स्ट्रक्चर्स बना लो। हम इस तरह इसको भी देख सकते हैं, ब्यूटेन 2OL, ब्यूटेन 2OL। उसके बाद हम इसको भी लिख सकते हैं 2-मिथाइल पेंटान 2OL, 2-मिथाइल पेंटान 1OL। बहुत सारे एग्जांपल्स हम इस असिमेट्रिक कार्बन के बारे में देख सकते हैं। 2-ब्रोमो 1-क्लोरो, 2-ब्रोमो 1-क्लोरोब्यूटेन। इसको आप याद नहीं करो, मैं इसको आप मत रटना, इसके स्ट्रक्चर्स बना लो और इसके मिरर इमेजेस किस प्रकार से बनते हैं इसका स्टडी आप करो, तो आपको नॉन सुपर इम्पोजेबल का कंसेप्ट अच्छी तरह से मालूम हो सकता है। अगर आप ये भी बना लोगे, मैं अभी पिछली बार आपको बता रहा था कि लैक्टिक एसिड क्या होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है CH3CHOH, तो इसका नाम कुछ इस तरह से होगा। आपको स्ट्रक्चर चाहिए तो CH3CHOHCOOH। ओके, जो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, इसके बॉन्डलाइन फॉर्मूले बनाना सीखो। हम आने वाले क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो इसका आईयूपीए सिस्टम क्या होगा बच्चों, 1 2 3, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियानोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपियानोइक एसिड इज इट्स आईयूपीए सिस्टम। इट इज आल्सो एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इसका एग्जाम हमने डेक्स्ट्रो में लिया था, लेकिन विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मसल टिश्यूज। ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं असिमेट्रिक कार्बन के बारे में, कायरल कार्बन के बारे में समझ। देखो फिर एक बार देखो, इसके ऊपर हम स्टार लगाएंगे क्योंकि ये H अलग, ये CH3 अलग, OH अलग और COOH अलग। हमने ये नहीं कहा है कि अगर मोलेक्यूल कायरल हो तो वो ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, ऐसा हमने बिल्कुल भी नहीं कहा है। ओके, उसको तो हम आगे वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे। अभी हम क्या देखेंगे, देखो चलो, आपको असिमेट्रिक कार्बन के बारे में बिल्कुल भी मालूम हो गया। हम स्पेशल पॉइंट्स देखेंगे ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में, और ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस और इनएक्टिव सब्सटेंस क्या होते हैं। स्पेशल पॉइंट्स रिगार्डिंग ये आपको मदद करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्पेशल पॉइंट्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल एक्टिव और ऑप्टिकली भी बोल सकते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंसेस। तो स्पेशल पॉइंट्स की जरूरत क्या है, देखो एक तो पहला स्पेशल पॉइंट ये है, व्हेनेवर अगर मॉलिक्यूल में एक ही कार्बन असिमेट्रिक है तो वो बिल्कुल भी 100% ऑप्टिकल एक्टिव है। इफ molecule has one chiral carbon, only one chiral carbon, then the compound must be, यानी कि 100% ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव बिल्कुल भी है। और एक बात क्या है, देखो कायरल कार्बन तो देखना है, लेकिन हमने क्या देखा है
कि सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सिमेट्री होनी नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार की सिमेट्री। तो ये एकमेव क्राइटेरिया नहीं है, ओनली क्राइटेरिया नहीं है कि जो ऑप्टिकल एक्टिविटी बताता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी का ही एक क्राइटेरिया है, इससे हम पता लगा सकते हैं। लेकिन एक ही कायरल कार्बन है तो ये 100% ऑप्टिकल एक्टिव है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। तो इसका अगर हम साइंटिफिक वे में रीजन देखेंगे तो मॉलिक्यूल कंटेनिंग वन, इसको इस तरह देंगे, द एलिमेंट यानी कि हम ऐसा लिख सकते हैं, इट शुड बी, मॉलिक्यूल शुड बी प्रेजेंस ऑफ असिमेट्री, मॉलिक्यूल में असिमेट्री होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की सिमेट्री प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए। देखो सिमेट्री किस किस टाइप की हो सकती है, सिमेट्री इसको आप साइड में नोट करो, इसे हम बोलेंगे एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स यानी कि आपको पीरियोडिक टेबल से 118 एलिमेंट्स यहाँ पे नहीं लिए, एलिमेंट्स यानी कि वो चीज़ जो चीज़ उसमें सिमेट्री ला सकती है, ओके, वो एलिमेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे। जैसा कि ऐसे कौन से एलिमेंट्स है जो आपके पढ़ाई में दिक्कत पैदा करते हैं, तो एक तो है हम जो डिफिकल्ट पढ़ाते हैं, दूसरा तो ये है कि आपका मन नहीं लगता, तीसरा कि मम्मी डैडी ने बोला इसलिए आप पढ़ रहे हो, और चौथा आपके पास जो मोबाइल है वो एक एलिमेंट है। यहाँ पे एलिमेंट्स की बात ये होती है कि हम 180 एलिमेंट्स नहीं दिखेंगे, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो सिमेट्री दिखा सकते हैं। तो एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, और तीसरा होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर मॉलिक्यूल में इसमें से किसी भी प्रकार की सिमेट्री होती है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, वो पीपीएल के प्लेन को बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगा। ओके, समझ में आ रहा है। अगर उसमें कायरल कार्बन है, लेकिन कायरल कार्बन होने के बाद भी अगर उसमें उस मॉलिक्यूल में इसमें से किसी भी प्रकार की सिमेट्री प्रेजेंस है, इसको हम देखने वाले हैं, लेकिन सब कुछ एक साथ नहीं देख सकते हैं ना। इसमें से किसी भी प्रकार की सिमेट्री है तो मॉलिक्यूल ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। तो यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉलिक्यूल में असिमेट्री होनी ही चाहिए, मॉलिक्यूल शुड पोजेस असिमेट्री। लेकिन इस कंसेप्ट में एक कायरल कार्बन होता है तो इट शुड बी ऑप्टिकल एक्टिव, डेफिनेटली ऑप्टिकल एक्टिव होता ही है। उस समय अगर इस प्रकार के एक प्रकार के एग्जाम्पल में एक ही कायरल कार्बन होता है तो आप POS को, COS को और AOS को चेक नहीं करना है। अगर सब्सटेंसेस में एक से ज़्यादा कार्बन असिमेट्रिक होते हैं तो हमें POS, COS और AOS को चेक करना है, और उसके बाद बताना है कि मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ओके, इसलिए द नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज टू बी दैट, ये कौन सी होनी चाहिए, सबसे नेसेसरी कंडीशन जो ऑप्टिकल एक्टिविटी में बहुत ही काम आती है, दैट प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम, दैट इज प्रेजेंस ऑफ असिमेट्रिक कार्बन एटम, असिमेट्रिक कार्बन होना ही चाहिए। उसके साथ बट द असिमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल एज ए होल आल्सो, बट द, ये मैं बताऊंगा, बट द असिमेट्री ऑफ मोलिक्यूल एज ए होल आल्सो, ये भी होना ही चाहिए। असिमेट्रिक कार्बन तो होना ही है, लेकिन असिमेट्रिक कार्बन है और फिर भी सब्सटेंस अगर सिमेट्री दिखाता है तो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, इसको भी होना है। और उसके साथ मॉलिक्यूल पूरी तरीके से असिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी नहीं चाहिए, और मॉलिक्यूल में AOS भी नहीं होना चाहिए। इसलिए आपको ये तीनों के बारे में जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको तो हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। और एक बार क्या देखेंगे, अगर मॉलिक्यूल में दो
कायरल सेंटर्स है, 2 कायरल सेंटर्स है, इफ देयर आर 2 कायरल सेंटर्स, यानी कि सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। एग्जांपल मैं जो नीचे लिखूंगा इसको आप मत लिखना। ये COOH है, देखो ये C है, ये OH है, यहाँ पे H है, ये C है, ये H है, यहाँ पे OH है और यहाँ पे COH है। इसको आपको लिखना अभी नहीं है, मैं जब लिखना है तब बताऊंगा। इसमें देखो ये कार्बन असिमेट्रिक है, क्योंकि इस कार्बन के चारों तरफ, बिल्कुल भी आप अच्छे तरीके से समझो, एक साइड पर H है, दूसरे साइड पर COH है, तीसरे साइड पर OH है और चौथे साइड पर ये सब कुछ है, C2 है, H3 और O3 है। ओके, इस कार्बन के चारों साइड्स के ऊपर भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, एक साइड EH, दूसरे साइड OH, तीसरे साइड COH और चौथे पूरे साइड पर 2 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 3 हाइड्रोजन है। इसलिए इसमें 2 कायरल कार्बन है। लेकिन 2 कायरल कार्बन अगर होते हैं तो हमने यहाँ पे 100% ऑप्टिकल एक्टिव के बारे में बात नहीं की है। 100% ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा? जब उसमें एक ही कायरल कार्बन होगा, उसके बाद हम ये नहीं चेक करेंगे। लेकिन इस प्रकार का स्ट्रक्चर अगर बनता है तो इसमें हम POS, COS और OOS को हमें चेक करना ही है। इसलिए मैंने यहाँ बताया कि इफ देयर आर 2 कायरल सेंटर्स then the molecule is not confirmed, molecule is not confirmed to be 100% ऑप्टिकली एक्टिव। ये 100% ऑप्टिकल एक्टिव होगा, ये हम कंफर्म नहीं बता सकते। इसके लिए हमने वो तीनों एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री चेक करने हैं। ओके, इसको हम आगे भी देखने वाले हैं। इसको आपने नोट किया, चलो फटाफट इसे नोट करो। और आने वाला एक ही कंसेप्ट देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बच्चों। इसके बाद आपको सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल सब कुछ आ जाएगा। एक क्या है, इस पॉइंट का नाम है, इस लेक्चर के आखिरी पॉइंट का नाम है concept of overlap to determine the mirror images of each other, or overlap procedure for checking, overlap procedure for checking superimposability or non superimposability, for checking superimposable and non superimposable mirror images. It is very important, mirror images in, especially in organic chemistry, in carbon chemistry, क्योंकि अभी भी मैंने कहा था, अगर एग्जांपल्स कुछ इस तरह से है, ये एक डस्टर है और ये एक डस्टर है, दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करो, इट इज सुपर इम्पोजिबल। अगर ये ऑर्गेनिक नहीं है ना, ऑर्गेनिक नहीं यानी कि हम इसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते कार्बन के फॉर्म में। अगर कार्बन के फॉर्म में अगर हमें ऑप्टिकल आइसोटोप चेक करना है तो इसके लिए हमें ओवरलैप प्रोसीजर क्या है ये देखने की जरूरत है। इसलिए हम 2 एग्जाम्पल्स लेंगे। एक एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल का। एग्जाम्पल है सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, IUPAC नेम इज 2-propan 2-OL, propan 2-OL, फॉर्मूला इज CH3CHOH CH3। पहले तो बात आपको बिल्कुल क्लियर है, इसमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, कायरल कार्बन नहीं है। कायरल कार्बन अगर नहीं है बच्चों तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा? नहीं होगा। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कायरल कार्बन की ज़रूरत है, उसके बाद सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। तो क्यों नहीं, देखो इस कार्बन के चारों तरफ क्या है, देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, CH3 है, ऊपर H है, नीचे OH है, और राइट हैंड साइड के ऊपर भी कौन है, CH3, 2 CH3 है। तो ये मॉलिक्यूल कायरल नहीं है। अगर मॉलिक्यूल कायरल नहीं है तो ये सुपर इम्पोजिबल होना चाहिए। तो ये सुपर इम्पोजिबल कैसे होता है, इसके लिए हम देखेंगे ओवरलैप प्रोसीजर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक देखो, इसके अगर हम डायग्राम निकालेंगे
तो ये C है, इस साइड हम OH को लिखेंगे और यहाँ पे ये आगे आने वाला, अपनी तरफ आने वाला है CH3 है। ये जो डॉट होते हैं बच्चों, आपने वेज और डैश में देखा है, ये पीछे जाने वाला है और एक H इसमें है, इसको हम A बोलेंगे। ये स्ट्रक्चर, ये मिरर है, ये मिरर इमेज है। ये OH है बच्चों, ये 2 CH3 मिथाइल ग्रुप, एक H है। इसकी मिरर इमेज आप खुद बना सकते हो। मिरर इमेज में ये राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा, ये OH लिखेंगे हम इसे। ये भी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर जाएगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको इस तरह से लिखेंगे। ये भी आगे का आगे ही है, लेकिन जा रहा है राइट हैंड साइड की तरफ, CH3 है। और ये भी लेफ्ट हैंड साइड वाला इस साइड EH पर जाएगा, इसे हम B बोलेंगे। लेकिन इस तरह से इसकी सुपर इम्पोजेबिलिटी चेक नहीं करते। इसको आप अगर आप यहाँ से उठाओगे, देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? इसको अगर आप यहाँ से उठाओगे और यहाँ पर रखोगे तो आप बोलोगे ये, सॉरी यहाँ से आना चाहिए ना, तो आप बोलोगे कि ये सुपर इम्पोजेबल नहीं है। देखो मैं इस तरह से इसे उठाऊंगा और ऐसे ही फिट करूंगा तो ये CH3 यहाँ आ जाएगा, ये CH3 इस साइड पर आने वाला है, OH तो ये OH यहाँ पर आने वाला है, तो ये सुपर इम्पोजेबल कैसे हो सकता है? लेकिन हमें रूल क्या बताता है कि इसमें असिमेट्रिक कार्बन नहीं है, तो ये सुपर इम्पोजेबल होना चाहिए। इसलिए हम ओवरलैप प्रोसीजर की बात करते हैं। तो इस B वाले मिरर इमेज को फिर एक बार 180 डिग्री से घुमाना है। मिरर इमेज को 180 डिग्री घुमाने के बाद द C इमेज आने वाली है। इस C इमेज और ये इमेज में सुपर इम्पोजेबिलिटी चेक करनी है। देखो चलो, ये स्ट्रक्चर है, ये दोनों जो ग्रीन है, ये मिथाइल है, दोनों भी सेम है ना। ये वाला H है और ये नीचे वाला OH है, तो इसको मैं इस तरह से बनाऊंगा। आपको समझ में आ रहा है क्या बच्चों? देखो ये वाला OH है, ये वाला H है, ये दोनों वाला मिथाइल है। तो इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से होने वाली है। इसकी मिरर इमेज देखो आ रही है ना, आपको समझ में आ रहा है? देखो इसकी मिरर इमेज नीचे वाला नीचे ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, बराबर। ये जो राइट हैंड साइड पर था वो लेफ्ट हैंड साइड पर जाने वाला इस तरह से आने वाला है। ये जो इस साइड पर थे ये इस साइड पर आने वाले। लेकिन यहाँ पे एक बात एक है, ये जो आगे आ रहा है ये यहाँ भी आगे ही आ रहा है, ये जो पीछे जा रहा है ये यहाँ भी पीछे ही जा रहा है, और ये स्लाइटली इंक्लाइंड है इस एंगल पर। ये जो है तो ऐसा है और इस तरह ऐसा जा रहा है। आपको अच्छे से दिख रहा है तो देखो, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करना है, इसको 180 डिग्री से घुमाना है। घुमाना है यानी कि नीचे वाला नीचे ही रखना है और ऊपर वाले ऊपर ही रखने हैं। तो मैं अगर इसे 180 डिग्री से घुमाता हूँ इसको, ये तो A इमेज है, ये B इमेज है। B इमेज को मैं 180 डिग्री से घुमाऊंगा तो इस तरह से घुमाऊंगा, ओके। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये C हो गई 180, यानी देखो 180 यानी कि ये इधर से यहाँ तक आएगा, यहाँ से ऐसा आएगा तो 360 हो गई। ये यहाँ पे ही रहने वाला है, लेकिन स्लाइटली इस साइड पर आने वाला है ऐसा। और ये दोनों फिर एक बार आगे ये जो है ऐसे घुमाऊंगा तो ये यहाँ से घूमकर यहाँ पे आने वाला है, और ये यहाँ से घूम के यहाँ पे ही जाने वाला है। तो इसको मैं B वाले को 180 डिग्री से घुमाऊंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। और ये दोनों देखो एक जैसे है कि नहीं? ये इसके ऊपर अगर मैं फिर ऐसे बैठाऊंगा सुपर इम्पोजेबल है। ये देखो सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये इसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। मैंने इसको 180 से घुमाने के बाद जो स्ट्रक्चर बन गया ये कुछ इस तरह से है। ये OH है, फिर एक बार CH3 है, ये यहाँ से फिर एक बार CH3 है, और यहाँ पे H है। A and C are superimposable on each other. A and C are superimposable on each other, hence they are optically inactive. ओके, समझ में आ रहा है? नहीं तो फिर एक बार स्ट्रक्चर को वीडियो को रिवाइज करो और देखो। और लास्ट एग्जांपल हम देखेंगे नॉन सुपर इम्पोजेबल का, वो भी बहुत अच्छी तरह से आप देखो नॉन सुपर इम्पोजेबल के बारे में। एग्जांपल है सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? सेकेंडरी ब्यूटाइल
अल्कोहल और ब्यूटान 2 OL। हमने इसे देखो, ये CH3 है, ये C है, ये H नीचे OH और यहाँ पे CH2 CH3। इसमें क्या हो रहा है देखो, ये इस कार्बन के ऊपर स्टार आ रहा है क्योंकि इट इज ऑप्टिकली इट इज कायरल कार्बन। कायरल क्यों? एक साइड पर है CH3, ऊपर है EH, नीचे OH और राइट हैंड साइड पर है C2H5। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं C2H5। तो क्या करना है, A इमेज, A की B मिरर इमेज, और इसको इस B वाले को 180 डिग्री से घुमाना है, नीचे वाला ऊपर नहीं लाना है, एक बात। और C और A के बीच में ओवरलैप चेक करना है। अगर ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है किसी भी प्रकार से तो इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो हम इसकी पहले पर डायग्राम देखेंगे ऑन द 2D यानी कि बोर्ड के ऊपर, बाद में इसके आपको 3D फॉर्म बताऊंगा। एक ये कार्बन है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे देखो ये पीछे जाने वाला है, ये आगे आने वाला है जो वेज होता है, और यहाँ पे एक है, यहाँ पे H लेंगे, यहाँ पे OH, और यहाँ पे हम CH3 लेंगे, और यहाँ पे हम लेंगे इथाइल। आप ET बोल सकते हो, ET इथाइल। इसकी अगर हम मिरर इमेजेस चेक करेंगे, ये मिरर है बच्चों, या डॉटेड लाइन भी लिख सकते हो आप, इसे हम A बोलेंगे। इसकी मिरर इमेज आप खुद से बना सकते हो। यहाँ पे आने वाला है OH, ये डॉटेड है CH3, ये डार्क वाला है C2H5 यानी कि इथाइल, और ये है EH, इट इज़ द B। इसको हमें घुमाना है 180 से, इसको हमें रोटेट करना है 180 डिग्री से, और ये C वाली इमेज को A वाली इमेज के ऊपर फिट बैठाना है। और घुमाने के बाद देखो, अगर इसको हम 180 से घुमाएंगे, इसको 180 से घुमाएंगे, तो ये तो OH इस साइड पर आने ही वाला है, ये C ये आने वाला है इस तरह, ये फिट बैठेगा इसके ऊपर, इस EH को यहाँ पे आने ही वाला। देखो चलो मैं बताऊंगा, फिर आप इसे ड्रॉ करो। ये है ना, हम वाइट को हर बार H बोलेंगे, इसको शायद हम, चलो इसको OH बोलो। ये स्ट्रक्चर देखना है, मैं ये OH है, ये आगे आ रहा है ना, ये वेज लाइन आगे आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, तो इसे इथाइल बोलो, इसे मिथाइल बोलो। समझ में आ रहा है? इसकी मिरर इमेज देखो तो कुछ इस तरह से बनेगी, बराबर है ना। ये पीछे वाला आगे नहीं आएगा, लेफ्ट वाला राइट साइड जाएगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, तो ये इस तरह से बनेगी, इस तरह से, एग्जैक्टली इस तरह से। ये देखो स्लाइटली इस तरफ है, ये इस तरह से आ रही है। इट इज़ द, आपको दोनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लो, बार बार देखो इसे। ये इसकी मिरर इमेज है, और इसको अभी घुमाना है, इसको अभी घुमाना है 180 से। इसको अगर हम 180 से घुमाते हैं तो ये कुछ इस तरह से बनेगी इस तरह से। ये C हो गई ना, ये देखो ये A है, ये B है, B यानी कि देखो ये OH एग्जैक्टली इस साइड पर आ रहा है। आप मिरर इमेज बना के देखो, मिरर में देखो ये आगे वाला आगे ही आना है, आगे वाला आगे ही है, पीछे वाला पीछे है, लेकिन ये थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये थोड़ा राइट हैंड साइड पर जाने वाला है। ये भी लेफ्ट हैंड साइड पर है, ये भी थोड़ा राइट हैंड साइड पर जाने वाला है। ये थोड़ा राइट है, ये थोड़ा इधर लेफ्ट आ गया H वाला। अब देखो, अब इसको 180 डिग्री से घुमाना है, लेकिन ऊपर वाला नीचे नहीं और नीचे वाला ऊपर नहीं। इसको ऐसे घुमाओ या फिर ऐसे घुमाओ। देखो चलो, ये A हो गया, ये B है, और इसको घुमाना है 180 से। अगर मैं इसे 180 से घुमाता हूँ तो ये इस तरह से होगा, और ये आगे वाला पीछे जाने वाला है, और ये C हो गया, ये C, और ये A है। इसको अगर आप इसके ऊपर बिठाओगे तो ये नॉन सुपर इम्पोजिबल है बच्चों। इसके ऊपर ये आ रहा है, दोनों अलग रूप से, ये दोनों अलग है, ये सुपर इम्पोज हो रहा है, ये CH, ये OH सुपर इम्पोज हो रहा है, लेकिन ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं, इसलिए इट इज नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी तरीके से। फिर एक बार देखो, 5-5 मिनट में से रिवाइज करो। एक बार मैं दिखाता हूँ। ये हमारा A वाला स्ट्रक्चर है, ये इसकी मिरर इमेज है। आगे वाला आगे ही है, आगे वाला कौन है यहाँ पे? इथाइल है। आगे वाला कौन है? इथाइल है। मुझे C स्ट्रक्चर निकालना है ना, आपको मुझे C स्ट्रक्चर बताना है। तो इसको 180 डिग्री से घुमाना है,
इसको 180 डिग्री से घुमाने के बाद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है SN1 SN2 में, इसके लिए तो हम ऑप्टिकल्स में देख रहे हैं। इसको 180 घुमाने के बाद ये B है, ये C आ जाएगा। C आने के बाद OH की पोजीशन बिल्कुल ये है, ऐसा है ना, OH की पोजीशन बिल्कुल पहले जैसी, H की पोजीशन बिल्कुल पहले जैसी, लेकिन क्या हो रहा है देखो, लेकिन जो इथाइल ऐसा था ना, ये इथाइल आगे था, ये इथाइल घूमने के बाद पीछे जाएगा और पीछे वाला जो CH3 है आगे आएगा। तो इसके हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, आगे आएगा यानी कि इधर आ जाएगा इथाइल, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल और यहाँ पे H ऐसे ही बना रहेगा। इसको अगर मैं इसके ऊपर बिठाऊंगा, दे आर नॉन सुपर इम्पोजेबल, हेंस दीज आर द ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस। देखो इसके बाद जो वीडियो आएगा वो आएगा एनांटियोमर्स और ये सभी एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको भी हम इस प्रकार के स्ट्रक्चर को पढ़कर ही देखेंगे। और डायस्टेरियोमर्स क्या होते हैं और 2 कायरल सेंटर्स अगर है तो उसे हमने कैसे देखना है, और फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला उसका कन्वर्जन हम करेंगे 3D में और उसके बाद हम देखेंगे। ओके, तब तक के लिए आज के लेक्चर बस इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, अगर आपने पुराने भी हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करो। हम मिलेंगे आने वाली वीडियो में, लेक्चर में। थैंक यू।